आज हम लोग हिंदी का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके लेखक हैं, इनके बारे में पूरे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। यही है रामविलास शर्मा, जो इस पाठ के क्या है लेखक है। इनका जन्म कब हुआ, ये अपने जीवन में क्या क्या किए, चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले देखो, परंपरा का मूल्यांकन यह एक पाठ है, इसके लेखक पूछे तो रामविलास शर्मा, इसके लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था तो इतना में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उन्नावास, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गाँव उच्च गाँव साहनी में इनका जन्म हुआ था। तो पूछे कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इतना लंबा नहीं देता ऑप्शन में। उन्नावास, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गाँव उच्च गाँव साहनी, इतना लंबा नहीं देता। देखो ग्रीन पेन सबसे इंपॉर्टेंट, उच्च गाँव साहनी आप याद रखना कि रामविलास शर्मा का जन्म उच्च गाँव साहनी में हुआ था। यही आपके ऑप्शन में आता है, इसी को मार देंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से कहानी को समझेंगे, कल के क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए पास किए। बीए करने के बाद 2 साल एमए किए। 1934 ईस्वी में उन्होंने एमए अंग्रेजी साहित्य में किया। किसमें? अंग्रेजी साहित्य में। पूछे रामविलास शर्मा एमए किस भाषा में या किस विषय से किए, तो याद रखिएगा अंग्रेजी साहित्य से। कब? तो 1934 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़े तो इन्होंने उसी विद्यालय में जहाँ से एमए किया, उसी लखनऊ विश्वविद्यालय में 1938 से लेकर 43 ईस्वी तक अध्यापन एज ए टीचर काम किया। अंग्रेजी उन्होंने पढ़ाया लखनऊ विश्वविद्यालय में। उसके बाद ये आगे गए और भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। पूछता है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन रहे, तो रामविलास शर्मा। और कब से कब तक याद रखिएगा, ये 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक इन्होंने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। आगे इनका निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हो गया। रामविलास शर्मा का निधन पूछे तो 30 मई 2000 ईस्वी को इनका निधन दिल्ली में हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, चलो उनको देखते हैं। तो इनका एक रचनाएं है निराला की साहित्य साधना, इसे याद रखना। ग्रीन पेन एकदम इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ हरियर पेन से अंडरलाइन किया गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हरा पेन से लिखा है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जानता है सब। निराला की साहित्य साधना जो है इनकी पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसी पुस्तक पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। सब हमारे पास जितने भी पढ़े होंगे सब जानते होंगे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कैसा होता है। देखो यही है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो हाँ, रामविलास शर्मा को उनकी लेखनी निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। पूछे कि रामविलास शर्मा को किस लेखनी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो याद रखना निराला की साहित्य साधना इनकी सबसे अच्छी पुस्तक है, तो इसी पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अन्य इनकी कहानी रचनाओं में से कोई एक दे देता है, पूछता है इसके रचनाकार कौन है, तो रामविलास शर्मा अगर ये रहे तो। देखो आगे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक रामविलास शर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखक रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा। भारत की भाषा समस्या, लग रहा है ये भारत काफ़ी ज़्यादा घूमे होंगे, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, तो उससे काफ़ी समस्याएं होती है। अब मान लो हम लोग भोजपुरी या हिंदी जानते हैं, चले गए उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में, तो उधर केरल में कन्नड़ बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोलता है लोग, तो वहाँ हम लोगों को दिक्कत होने लगेगा। तो यह भारत की जो भाषा समस्या है यह भी इन्हीं की रचना है, भारत की भाषा समस्या। और आगे बढ़े तो विराम चिन्ह, देखना जितना छोट रहता है ना वह ज़्यादा जल्दी पूछता है, बड़का जल्दी नहीं पूछता है, छोटका पूछ देता है। जैसे विराम चिन्ह के लेखक रामविलास शर्मा। बड़े भाई इसके लेखक भी रामविलास शर्मा है। तो रामविलास शर्मा की जीवनी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना। अब इस पाठ को अच्छे से समझेंगे, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पाठ को अच्छे से समझते हैं। चलो पाठ को समझते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि परंपरा का ज्ञान
जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए आवश्यक है। इस पाठ में कहा गया है कि परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा किसके लिए आवश्यक है। तो याद रखना, ये ऑब्जेक्ट में भी बार बार पूछा है कि जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं, मतलब जो दूसरे के रास्ते पे नहीं चलते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वह जान ले उनका परंपरा क्या है। तो यह परंपरा का जो ज्ञान है वह सबसे ज़्यादा उनके लिए आवश्यक है जो लोग लकीर के फकीर नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं तो एक इसमें बात कही गई है कि आग जलाकर खाना पकाना यह मनुष्य की परंपरा बन चुकी है। जो बहुत सालों से हम लोग आज से लाखों हजारों साल पहले से हम लोग आग जलाकर ही खाना बनाते हैं। तो ये हमारी क्या एक परंपरा है। आग जलाकर खाना बनाना मानव के लिए यह एक परंपरा है। देखो ऐसे आग, सब कोई आग जलाकर ही खाना बनाता है। यह हमारी क्या एक परंपरा को दर्शाती है कि हाँ, आग जलाकर ही हम लोग खाना पका सकते हैं। यह हमारी क्या है, पूर्वजों का चलते आ रही परंपरा है। इसी प्रकार यहाँ पे जो चीज साहित्य के बारे में परंपरा पढ़ेंगे कि साहित्य जो लिखते हैं उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए साहित्य लिखने समय। देखना चाहिए कि पुराने ज़माने के साहित्य जो मोटे मोटे बुक होते हैं उनको कैसे लिखा जाता था, आज कैसे लिखे जाते हैं, उस तरह। तो चलो पुराने चरखे बिजली वाला बात सुनो। इसमें एक जगह दिया गया है कि बिजली पहले पुराने ज़माने के लोग जो पूंजीपति होते थे बड़े बड़े घर के, वो लोग बिजली का उत्पादन खुद के लिए किए थे। पूंजीपति वर्ग, वह वर्ग जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो वह लोग बिजली का निर्माण सिर्फ अपने लिए किए थे। लेकिन धीरे धीरे परंपरा आगे चलती गई और बिजली आज सभी के घरों तक पहुंच गई है। पहले देखना बिजली बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, आज गांव में भी बिजली अच्छा खासा रहता है, 18 घंटा 20 घंटा रहता है। तो बिजली अब परंपरागत तरीके से सबके घर पहुंच रही है। इससे क्या संबंध है इस पाठ का, आगे हम लोग देखेंगे। पुराने चरखे और कारघे, जो पुराना चरखा होता था, गांधी जी का चरखा देखो ऐसा, पुराने चरखे से सूत काटा जाता था और करघे से भी सूत काटा जाता था और उस सूत से वस्त्र का निर्माण होता था। वस्त्र मतलब कपड़ा का निर्माण होता था। लेकिन आजकल अब इसका निर्माण किससे होता है, मशीनों के द्वारा। जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति जिसके पास पैसा है, वह मशीनों के द्वारा इस कपड़े का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन साहित्य लिखने के लिए या साहित्य को अच्छे से समझने के लिए यह जरूरी नहीं कि साहित्य को वही लोग लिखेंगे या वही लोग पढ़ेंगे जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। और जरूरी यह भी नहीं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वह किसी अन्य साहित्य लिखने वाले से ज़्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, क्योंकि वह उनके पास पैसा ना ज़्यादा है, ज्ञान थोड़ी। जो साहित्य लिखने के लिए आपके पास यह जरूरी नहीं कि ज़्यादा पैसा ही होना हो, वह निम्न परिवार का भी लोग साहित्य अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो पैसे से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि किसके पास अधिक पैसा है तो वह अच्छा साहित्य लिख सकता है। आगे देखते हैं तो इस पाठ में बताया गया है कि जो भी लोग हैं, जो लोग साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए, जो साहित्य मतलब जो लोग दूसरे की साहित्य नकल करके लिख देते हैं हूबहू, जो साहित्य दूसरे की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। अधम मतलब नीच कोटि का माना जाता है वह साहित्य जो दूसरों की नकल करके लिखा गया। जैसे आजकल देखना एक फिल्म के टाइप पे कई सारी फिल्में बनाई जाती हैं, तो हम लोग कहते थे तो हुए कहानी दिखा रहा है, इसमें यह फिल्म में कुछ नया है नहीं, बस कैरेक्टर वगैरह नया है, तो हाँ उस फिल्म को क्या मान देते हैं लोग, नीच। उसी तरह साहित्य है, साहित्य पुराना जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होता है और उसका अगर आप नकल करके भी लिखो तो आपको क्या माना जाएगा, नीच, अधम कोटि, नीच कोटि का माना जाएगा। आपका साहित्य हो या फिर फिल्म हो या फिर आप राइटिंग लिख रहे हो या आंसर राइटिंग कुछ भी, तो आपका नीच ही माना जाएगा। किसी भी चीज़ का आप नकल कर रहे हो तो आपका डुप्लीकेट हो, जाहिर सी बात है। आगे देखो, अमेरिका, रूस इत्यादि एटम बम बनाए हैं। यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कि अमेरिका, रूस इत्यादि बहुत सारे देश एटम बम बनाए हैं, लेकिन क्या कोई भी देश शेक्सपियर के नाटकों जैसे चीज का उत्पादन दोबारा कर सकता है? नहीं। वह इंग्लैंड ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी शेक्सपियर जैसे महाकवि फिर से उत्पादन नहीं किए जा सकते। दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं उगाया जा सकता है शेक्सपियर के नाटकों जैसा
कोई कवि जो शेक्सपियर की तुलना में अच्छा लिख सके। तो अलग अलग, यह अलग बात है कि आप मशीनी की चीज़ें में आगे बढ़ जाओ, एटम बम का निर्माण कर लो, कोई भी बड़ी कंपनी का निर्माण कर लो, लेकिन क्या कोई कवि उत्पादित कर सकता है पुनः वैसा जैसे शेक्सपियर थे, इंग्लैंड के यह रहने वाले थे। हाँ, और ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा गया कि शेक्सपियर जो थे किस भाषा के लेखक थे, तो याद रखना इंग्लिश। इनकी सारी कविताएं या फिर जो भी नाटक वगैरह होती थी वो सारी किस भाषा में होती थी? इंग्लिश भाषा में। तो शेक्सपियर जो थे इंग्लिश के अच्छे नाटककार थे। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव में 1-2 बार पूछा जा चुका है। वैसे ऑब्जेक्टिव कल करेंगे लोग, तो उसमें सारे इस पार्ट के ऑब्जेक्टिवों को अच्छे से देखेंगे। आप यहाँ पे कहानी इतना समझ गए, इसका एक स्क्रीनशॉट लो, आगे की कहानी को हम लोग फिर समझते हैं। चलो आगे की चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है जो मनुष्य के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, मतलब जैसी भी परिस्थिति है, यदि मनुष्य उस परिस्थिति में नहीं ढल रहा है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो याद रखना परिस्थितियां कभी भी आपके अनुसार नहीं होने वाली है। अगर आज जैसी भी परिस्थिति है आप इस परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो याद रखना आपके जीवन में कभी भी परिस्थितियां आपके अनुसार भी नहीं होगी। देखो बाबू, जैसी भी परिस्थिति हो बस चलते रहना, क्योंकि कभी भी परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति के लिए उसके अनुसार नहीं होती है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। समझ में आया? तो हाँ देखो, चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में कभी भी कीड़े नहीं लगते। समझ में आया? बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता। इस प्रकार जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी हो जीवन में, बस बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। क्योंकि आप यह सोचोगे कि कल परिस्थितियां हमारे अनुसार होगी, तो यह कभी नहीं होगा। परिस्थितियां किसी भी मनुष्य के जीवन में उसके अनुसार नहीं होती है, हमेशा अपोजिट होता है। यह परिस्थितियां, यह लिखा गया है कि कभी भी मनुष्य करना ये चाहे होगा ये। समझ में आया? इसलिए कोई भी हो परिस्थिति, कैसी भी हो, हमेशा आगे बढ़ते रहना। आगे इस पाठ में यह दिया है कि अमेरिका और एथेंस जो देश हैं, दो, अमेरिका और एथेंस, यह दोनों में गुलामी थी। ठीक है, वह दोनों देश गुलाम थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ एथेंस देश में जो पूरे यूरोप उससे कुछ सीखना चाहते थे। एथेंस की सभ्यता से पूरा यूरोप, देखो हमारी जो पूरी धरती है वो 7 महादेशों में बटी है। भारत एशिया महादेश का एक अंग है, उसी प्रकार एथेंस यूरोप महादेश का एक क्या है? अंग है। तो ये जो एथेंस है उसकी सभ्यता से पूरे यूरोप, जैसे एशिया महादेश में कुछ देश है, वैसे यूरोप महादेश में कुल 48 देश है। वह 48 के 48 देश एथेंस की सभ्यता से कुछ सीखना चाहते थे, वहाँ की सभ्यता को जानना चाहते थे। इसलिए कहा जाता है अपनी संस्कृति और सभ्यता को कभी छोड़े नहीं। ठीक, यहाँ पे यूरोप के बारे में कुछ आगे जानेंगे। अभी देखो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, ये तीनों लेखक हैं। कौन? राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, ये तीनों इटली के लेखक हैं। और इटली भी जो देश है वह यूरोप महादेश का ही ये क्या है? देश है। यूरोप महादेश में कुल 48 देश है। देखो ये यूरोप है। इस यूरोप में जो रेड कलर का दिख रहा है वही क्या है? इटली है। इस पूरे यूरोप में 48 देश हैं, उनमें से इटली के ही यह तीनों कवि हैं, राफेल, लियोनार्डो दा विंची। देखो ये है राफेल और ये है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची की पुस्तकें काफ़ी अच्छी होती है, उनकी कविताएं वगैरह काफ़ी महंगी बिकती भी है। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, यह है माइकल एंजेलो। यह तीनों जो है इटली के बहुत बड़े लेखक थे। एक तरफ जहाँ यूरोप के 48 देशों में पूंजीपति विकास हो रहा था, मतलब काफ़ी देश आगे बढ़ रहे थे पूंजी के क्षेत्र में, पैसों के क्षेत्र में, उसी तरफ दूसरी ओर इटली में बहुत सारे कवि उभर रहे थे। इटली में राफेल, लियोनार्डो दा विंची जैसे बहुत सारे कवियों का उभार हो रहा था। लेकिन वहीं पे यूरोप के 48 देश, जो 47-48 देश है,
ऐसा नहीं है कि इटली रुका हुआ था, वह भी पूंजीपति वर्गों में आगे बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के कवि भी आगे बढ़ रहे थे। ठीक, पूरे भारत, पूरे विश्व में हमारी धरती 7 महादेशों में बटी हुई है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एक और है। तो हाँ, 7 महादेशों में बटी हुई, इन सभी को हम लोग अच्छे से ज्योग्राफी की क्लास में जानेंगे। आगे देखते हैं। इस बुक में यह भी नोट है कि हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। इसे याद रखिएगा, यह 1 नंबर में पूछ सकता है। हिटलर ने कहाँ आक्रमण किया था? सोवियत संघ पे। या पूछ देगा कि सोवियत संघ पर किसने आक्रमण किया था? तो हिटलर ने। यह पाठ यहाँ पे पूरी तरीके से समाप्त होता है। कल के क्लास में इस पाठ से पूछे जाने वाले सभी मुख्य ऑब्जेक्टिवों को हम लोग देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और जो बार बार पूछे जाएंगे। तो हाँ, आपके एग्जाम में 2018 से ऑब्जेक्टिव आया है, तो वहाँ पे 18 से लेकर 22 तक के ऑब्जेक्टिवों को भी देखेंगे और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। उसके अगले क्लास में इससे आने वाले 2 नंबरीय और 5 नंबरीय प्रश्नों को देखेंगे। फिलहाल ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जो लोग छपरा में रहते हैं वह ध्यान दें, हमारा जो संस्कृत का बैच है 1 जून से चलने वाला है। 5 शाम में 4 से 5 जो लोग संस्कृत के बैच में ज्वाइन होना चाहे वह अभी ज्वाइन हो सकते हैं। एडमिशन चालू है। अपना क्लास सारण जिला में, छपरा में चलता है। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी लो कि कहाँ चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।